जी के बारे में, जहां पे गवर्नमेंट इसे इनरोल करना चाहती थी 2020 में, मतलब रोल आउट करना चाहती थी 2020 में। और ये अभी तक तो रोल आउट हुआ नहीं है। और आने वाले समय में यानी 2022 में हम देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज में इसके ट्रायल कंडक्ट करे जाएंगे, जहां पे आपके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में इनके ट्रायल कंडक्ट करे जाएंगे, ताकि हमें पता लग सके ये 5G नेटवर्क काम कैसे कर रहा है इन मेजर सिटीज में। अब यहाँ पे इन मेजर सिटीज को इंक्लूड करने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो इसकी कवरेज है वो किस तरह से हो सकती है बेटर वे में। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्लोबल लेवल की, तो ग्लोबल लेवल पे जो 5G टेक्नोलॉजी है इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक हो रहे थे प्योंगयांग करके एक शहर में, और वहां पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 5G नेटवर्क। ऑल्दो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बिकॉज यूएसए क्लेम करता है कि उन्होंने पहली बार 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया था। इसके अलावा ये जो आपकी 5G टेक्नोलॉजी है ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करती है, या आप कह सकते हैं रेडियो वेव पे काम करती है, जिसकी वजह से, और ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे जो आपकी इंटरनेट स्पीड है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम ज्यादा है आपकी 4G से, और जो कि है लगभग 20 GB पर सेकंड। इसके अलावा ये जो आपकी 5G टेक्नोलॉजी है आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है उनके लिए बेस का काम करेगा, जैसे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स, इन सब के लिए एक तरह से फाउंडेशन तैयार करेगी ये आपकी 5G टेक्नोलॉजी, क्योंकि इन सबको यूज करने के लिए एक्सेस टू इंटरनेट, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका 5G ही प्रोवाइड कर सकता है। अब बात की जाए भारत में किस तरह से 5G नेटवर्क के ऊपर काम चल रहा है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि भारत ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसको 3 लेवल पे वर्क करना था। पहले तो डिप्लॉयमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा भारत ने एक हैकाथॉन कंडक्ट करवाई थी जो कि आपके इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ हुई थी न्यू दिल्ली में। अब ये जो मोबाइल कांग्रेस है इसको ऑर्गेनाइज करवाता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं सभी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन के मेंबर। अब यहाँ पे इस हैकाथॉन में आपके सभी स्टेक होल्डर, जैसे जो भी डेवलपर हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, या कोई इंस्टीट्यूट है, या कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, या एनआरआई जो इस फील्ड में काम करना चाहता है इंडिया में, तो उन्हें कुछ चैलेंजेस दिए गए थे ताकि हम कन्वर्ट कर सके उनके आइडियाज को। मतलब कि कहीं ना कहीं जो उनके 5G रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं अगर वो कारगर हैं तो हम उन्हें एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं इस हैकाथॉन में। आइए अब कंपेयर करते हैं आपके 4G और 5G नेटवर्क्स को। तो जो आपका 4G है इसका लेटेंसी रेट कहीं ना कहीं 10 गुना ज्यादा है आपके 5G नेटवर्क से। उसके अलावा जो टेलीकॉम डेंसिटी है या कनेक्शन डेंसिटी है वो 5G में ग्रेटर है एज कंपेयर टू आपके 4G नेटवर्क्स। उसके अलावा जो डाटा की पीक रेट है आपको 4G में मिलता है 1 GB, और 5G में इससे 20 टाइम ज्यादा मिलता है, यानी 20 GB पर सेकंड। आइए अब समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए अमूमन जो आपका स्पेक्ट्रम होता है इसमें बहुत सारी रेडिएशन इंक्लूडेड होती है, जैसे आपकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, या आपकी इंफ्रारेड रेज, उसके अलावा विजुअल रेज, अल्ट्रासाउंड, एक्स रेज एंड गामा रेज। अब यहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन में स्पेक्ट्रम की बात करते हैं जब, तो हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की। जो आपके सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और इसे कहा जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आपकी स्पेस कम्युनिकेशन हो, चाहे आपके मोबाइल कम्युनिकेशन हो, चाहे आपकी स्पेस कम्युनिकेशन हो, मोबाइल कम्युनिकेशन हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, रेडियो नेविगेशन हो, मोबाइल सैटेलाइट सर्विस, एरोनॉटिकल सैटेलाइट सर्विसेज, डिफेंस कम्युनिकेशन, ये सभी ही आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। उसके अलावा जो आपके स्पेक्ट्रम है ये एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अगर इफेक्टिवली यूज ना किए जाए तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन भारत में प्रॉब्लम ये है कि जो आपका स्पेक्ट्रम है ये ओवरबर्डन है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मिल पाती कंज्यूमर्स को। आप फ्रीक्वेंटली कॉल ड्रॉप, वॉइस क्वालिटी इशू और मैसेज अनडिलीवरी, ऐसे कई इशू आप फेस करते रहते हैं। आइए एक बात देख लेते हैं कि ये रेडियो स्पेक्ट्रम किस तरह से फैला हुआ है। सबसे पहले आते हैं आपके एएम रेडियोस। अब कभी आप कार चला रहे हो तो आपको दो तरह के वहां पे रेडियो सिग्नल्स आते हैं, एक होते हैं एफएम और एक होते हैं एएम। जो एएम है ये इनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। वेयर जो आपके एफएम है ये आपके विदिन 50 to 60 किलोमीटर के रेडियस में ही आप इन्हें रिसीव या टेलीकास्ट कर सकते हैं। जैसे अमूमन आप किसी शहर से निकलते हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से निकले, तो दिल्ली के जो आपके एफएम स्टेशन है वो आप दिल्ली के आसपास के 50 से 60 किलोमीटर एरिया में ही सुन सकते हैं। इसके बाद आपको किसी और सिटीज के एफएम रेडियोस वगैरह सुनाई देते हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे यहाँ पे ये आपका ब्रॉडकास्ट टीवी आ जाता है, यहाँ पे आपके सेलफोन्स, यहाँ पे जीपीएस, फिर आपका सैटेलाइट रेडियो, वेदर रडार्स, केबल टीवीज, वाईफाई नेटवर्क्स, हाईवे टोल टैग्स। और इस जोन में जो भी आपके सिग्नल्स आते हैं वो शॉर्ट रेंज के होते हैं, मतलब जैसे एफएम्स वगैरह हो गए, या आपकी जो 4G टेक्नोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं इसी बैंड में काम करती है। इसके अलावा रेडियो वेव्स क्या होती हैं, तो आइए एक बार इसे समझ लेते हैं। जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक हो उसे हम कहते हैं रेडियो वेव। अब ये आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज है पार्टिकल्स यहाँ पे, और ये ट्रेवल कर सकते हैं वैक्यूम के थ्रू भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इन्हें कई बार रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं मोबाइल स्पेक्ट्रम की। जो आपका मोबाइल स्पेक्ट्रम है ये अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है। अब मान लीजिए अगर आप सीडीएमए फोन यूज करते हैं, आप सभी को तो नहीं पता होगा, जब टाटा डोकोमो लॉन्च हुआ था तो वो जनरली डोकोमो सीडीएमए टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता था। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी वो अराउंड 800 मेगाहर्ट्ज के आसपास थी। उसके बाद जो आपके 2G फोन आए वहां पे हम 900 मेगाहर्ट्ज को यूज करते हैं, और 3G और 4G टेक्नोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं 1800 मेगाहर्ट्ज तक। विराज अगर बात की जाए 5G की, तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हम 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को यूज करने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं कि इन स्पेक्ट्रम को इंटरनेशनल लेवल पे कौन बेचता है, तो इसे बेचता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब बात की जाए इंडिया लेवल पे इसे कौन हैंडल करता है, तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यहाँ पे है आपकी वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब बात की जाए इंडियन लेवल की, तो डोमेस्टिक लेवल पे हम देखते हैं वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, ये एस्टैब्लिश की गई थी 1952 में, और ये आपकी एक्ट करती है एज ए नेशनल रेडियो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे, जो डील करती है आपके लाइसेंस और सभी तरह की नीड्स जो भी आपके वायरलेस यूजर्स को चाहिए हो उससे। आइए एक बार बात कर लेते हैं रिजर्व प्राइस के बारे में भी, क्योंकि आने वाले समय में जब 5G की नीलामी होगी तब ये फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहने वाला है।
अब रिजर्व प्राइस एक मिनिमम अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट सेट करती है किसी भी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए। इससे नीचे आप ऑक्शन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि हम ऑक्शन करते ही क्यों हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है, ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, ये बहुत ही रेयर रिसोर्स है और इसको हम इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी इनइफेक्टिव या इनएफिशिएंट पर्सन के हाथ में ये रिसोर्स चला जाए जिससे ये रिसोर्सेज वेस्ट हो जाए। तो इस वजह से हम इनकी ऑक्शन करते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए पैसा देते हैं तो माना यह जाता है कि आप उस रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आइए अब समझते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे आपके 4 यूजर हैं, इन 4 यूजर ने कम्युनिकेट करना है एक नेटवर्क के थ्रू, तो मैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके इनके सिग्नल को एक प्रॉपर स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दूंगा और ये सिग्नल मैं दूसरे एंड पे सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पे जिस भी नेटवर्क पे इस सिग्नल को जाना था, यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करके इन सिग्नल को फिर से तोड़कर इन यूजर्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज ही आपकी मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। अब इसे करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जो आपके रेडियो वेव्स हैं, ये बहुत ही लिमिटेड चैनल्स प्रोवाइड करती है आपको कम्युनिकेशन के लिए, और अगर हम इन चैनल्स को इफेक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और इसीलिए हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके बाद हमने 3 तरह की मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में सुना था, जहां पे आपकी एफडीएमए होता है, दूसरा होता है टीडीएमए और तीसरा आपका सीडीएमए। अब यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी की डिवीजन करते हैं एफडीएमए में, टीडीएमए में आप डिवीजन करते हैं टाइम की, वेरा सीडीएमए में आप साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा वेव को ट्रांसफर कर देते हैं। आइए अब बात करते हैं ब्लूटूथ की। तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे दो फिक्स पॉइंट के बीच में या दो मोबाइल डिवाइसेस के बीच में। अब यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं दैट इज अराउंड 2.45 गीगाहर्ट्ज। ये हमने पहले से ही अलग से रखी हुई थी फ्रीक्वेंसी, ताकि हम इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल डिवाइसेस पे इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकें। अब इसकी जो रेंज है आउटडोर में 100 मीटर है और इंडोर में अराउंड 40 मीटर है। उसके बाद हमने पढ़े थे क्यूआर कोड्स के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में। देखिए पहले हम यूज करते थे बारकोड। अब इस बारकोड में हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही स्टोर कर सकते थे, क्योंकि ये वन डायमेंशनल था और यहाँ पे आप अप टू 20 कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते थे। बट अगर बात की जाए क्यूआर कोड की, तो इसका नाम है क्विक रिस्पॉन्स, और ये एक 2 डायमेंशनल इमेज है जिसमें आप 30% तक अगर आपके क्यूआर कोड में कोई एरर भी है तब भी आपका ये क्यूआर कोड परफेक्टली वर्क करता है। अमूमन जब भी आपने यूपीआई का इस्तेमाल किया होगा तो आपने दुकानों पे फ्रीक्वेंटली ऐसे क्यूआर कोड को टंगा हुआ देखा होगा। ये जो आपका क्यूआर कोड है, ये आपको 360 डिग्री कवरेज देता है। आप किसी भी डायरेक्शन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप 7089 डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। अब जो आपके बारकोड्स थे उसके लिए हमें एक अलग से डिवाइस की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, जिससे हम इस बारकोड को रीड करते थे। बट इन क्यूआर कोड के केसेस में आप अपने नॉर्मल स्मार्टफोन से ही इन क्यूआर कोड को रीड कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन की। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी को आपने बहुत बार यूज किया होगा। अमूमन जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने जाते हैं या कभी आप किसी पेट्रोल पंप पे अपना पेट्रोल भरवाते हैं, तो हम वहां पे कार्ड से जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक टैप करते हैं और बिल पे हो जाता है अप टू 2000 रुपए तक। तो ये जो आपके पैसे ट्रांसफर हुए एक टैप पे, इसी को कहा जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन है ये 2 डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। मतलब जो आपकी मशीन है, मान लीजिए ये मशीन है ए और ये आपका कार्ड है बी, तो इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है दोनों एंड से एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार आपको सिक्योरिटी इशू देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आपके साथ पैसों को लेकर कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। उसके अलावा लास्ट टॉपिक हमने कल पढ़ा था रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए आपकी कार है, अब अगर ये आपकी कार लाइन ऑफ साइट में है उस डिवाइस से जो इस RFID टैग को रीड कर सकता है, तो डायरेक्टली जो आपकी पेमेंट है इससे कट सकती है। तो यहाँ पे एक रीडर होता है, उसके ऊपर एंटीना लगा होता है, और एक होता है ट्रांसपॉन्डर जो आपकी गाड़ी के ऊपर लगा होता है। अब यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन है वो वन डायरेक्शनल है, और यहाँ एंटीना से एक सिग्नल भेजा जाता है जिसको रिस्पॉन्ड करता है आपका ट्रांसपॉन्डर, और इसे रीड करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, जिससे आपके टोल की जो फीस है वो डिडक्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही सीधा साधा कॉन्सेप्ट है और इसकी रेंज है अप्रॉक्सिमेटली 100 मीटर तक। जो आपके नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, यहाँ पे आपको डिवाइसेस को कांटेक्ट में लाने की जरूरत होती थी, बट यहाँ पे डिवाइसेस को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है इन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में। अब इसके बाद हमने पढ़ा था इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, जहाँ पे हमें ये समझ में आया था कि जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है वो काफी स्ट्रेस में है। अब यहाँ पे स्ट्रेस का कारण क्या है? सबसे पहला तो ये है कि जो ये सेक्टर है इसका रेवेन्यू पहले के मुकाबले 25% कम हो चुका है। उसके अलावा जब से जियो आया है तब से एक प्राइस वॉर चल रहा है, और इसके कारण आप देखते हैं कि इंडिया में जो डाटा की कॉस्ट है वो लगभग 8 रुपीज पर जीबी हो चुकी है, जो वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है। उसके अलावा इन कंपनीज का जो मंथली रेवेन्यू है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन किया है, और जिसकी वजह से जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। अब इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, राजीव गौबा कमेटी, जिसे फॉर्म किया गया था 2019 में, और यहाँ पे इसका काम ये था कि ये ईज आउट करे टेलीकॉम सेक्टर के स्ट्रेस को। अब यहाँ पे इन्हें उन तरीकों और तरकीबों को बताना था जिससे आप टाइम बाउंड मैनर में टेलीकॉम सेक्टर के स्ट्रेस को कम कर सके। उसके अलावा हम हेल्प कर सके इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की, ताकि ये रिसोर्सेज को और ज्यादा इन्वेस्ट कर सके इस सेक्टर में। साथ के साथ हम इंप्रूव करना चाहते थे इनकी सर्विस क्वालिटी को भी। तो कुछ इन्हीं फंक्शंस के लिए ये राजीव गाभा कमेटी बनाई गई थी। उसके अलावा एक इशू और भी था। देखिए 2003 से ही जो आपकी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ये कह रहे थे कि जो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की पॉलिसी है उसमें आप कुछ फेरबदल कीजिए, क्योंकि जो आप डेफिनेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है और इससे हम कंपनीज को नुकसान हो सकता है। अब ये डेफिनेशन क्या थी, आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना था कि जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज हैं ये किसी भी तरह से जो पैसा कमाती है, चाहे वो अपनी सर्विसेज से कमाए या स्क्रैप को बेचकर या कॉर्पोरेट डिपॉजिट से, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से, या हैंडसेट सेल से, या डिविडेंड इनकम से, इन सब से सरकार को आपको पैसा पे करना होगा। अब इससे प्रॉब्लम ये थी कि जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज थी उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो और ज्यादा डिक्लाइन कर जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट करी टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कि आप इस डेफिनेशन को चेंज कर लीजिए। इन्होंने इस मैटर को सबसे पहले उठाया था 2005 में, जहां पे इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन है आप इसको चेंज कीजिए। यहाँ पे आप सिर्फ सर्विसेज से जो हम पैसा कमा रहे हैं सिर्फ उसी को इंक्लूड कीजिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट इनकी सुनती नहीं है, तो ये चले जाते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब यहाँ पे 2015 में इनका फैसला आता है। अब मीनवाइल इन्होंने क्या क्या वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई और इन्होंने अपना AGR फिल नहीं किया, मतलब सरकार को कोई पैसा नहीं दिया।
अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट कहती है कि आपने वो पैसा तो देना ही है, प्लस जो आप लेट फीस है या आपने जो पे नहीं किया इसकी पेनल्टी है, इसको भी आपको पे करना होगा। अब इस चीज के लिए जब आपको ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आए, तो अब कहीं ना कहीं इन कंपनीज की दिक्कत और बढ़ गई, क्योंकि इन्हें ऑलमोस्ट 10 साल का जो प्रीवियस अमाउंट है विद इंटरेस्ट पे करना था गवर्नमेंट को। अब बात होती है 2015 के इस फैसले पे। अब ये कंपनीज यहां पे भी चुप नहीं बैठती हैं, तो 2015 के इस फैसले के अगेंस्ट ये कंप्लेन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब जब ये यहां पे पिटीशन फाइल करते हैं, तो 2019 में यहां से भी जो जजमेंट आती है वो इनके अगेंस्ट ही जाती है। यहां पे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है कि सभी कंपनी को लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपीस देने होंगे टेलीकॉम मिनिस्ट्री को। अब लगभग 6 महीने तक जब ये कंपनीज पैसे डिपॉजिट नहीं कराते, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन्हें एक वार्निंग देती है, जहां पे ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अगर वो उसके फैसले की अवमानना करेगी तो ये एक तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लगभग आपकी सभी जो मेजर कंपनीज थी, चाहे भारतीय एयरटेल हो, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, रिलायंस कॉम, एयरसेल, रिलायंस जियो, टेलीनॉर और बाकी कंपनीज को भी बहुत सा पैसा देना है गवर्नमेंट को। अब क्योंकि ये जो आपका सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर अभी भी स्ट्रेस में है, तो गवर्नमेंट इन्हें थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी इस सेक्टर की चिंता और बढ़ती है जब आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ये डिसाइड करता है कि वो लगभग अपनी 83 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम को बेचने वाला है, और इसके लिए जो रिजर्व प्राइस रखा गया है वो ऑलमोस्ट 5.23 ट्रिलियन रखा गया है। इस 8000 में से लगभग 6000 मेगाहर्ट्ज की सरकार बोली लगाएगी, और उसके अलावा जो 2000 मेगाहर्ट्ज बचा है ये बीएसएनएल और रेलवे की जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। अब क्योंकि जो आपकी कंपनीज है चाहे एयरटेल, वोडाफोन या जियो हो, इनकी हालत तंग है, तो ये कहते हैं कि ये प्राइसेस बहुत इररेलेवेंट है, और अगर इतना ही महंगा ऑक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो टेलीकॉम सर्विसेज है उनमें आप रेट की छलांग देखने को आपको प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। चाहे वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो या आपका जियो हो, इन सभी के जो टैरिफ प्लान है वो आने वाले समय में आपको और महंगे दिख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की, तो ये कहीं ना कहीं एपेक्स बॉडी है आपकी डिसीजन मेकिंग की, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आती है। ये ना केवल आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, बल्कि उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का भी जिम्मा इसी डिपार्टमेंट के पास है। उसके अलावा जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसके बजट के लिए भी यही उसके बजट को भी यही प्रिपेयर करते हैं। इन सबके अलावा जो एजीआर का इशू चल रहा है, इसको रिजॉल्व करने के लिए भी डिसीजन ये डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ही लेगा। आइए अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। जब हम किसी पार्टिकल को या किसी मैटर को उसके सब एटॉमिक लेवल पे देखते हैं, तो उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब यहाँ पे जो आपके क्वांटम मटेरियल है, यानी कि जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है जो हम नेचुरली देखते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर मैं कहूं मैंने एक कॉइन को उछाला है, अब यहाँ पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% है, यानी हाफ है। बट क्वांटम स्टेट में हम देखते हैं कि एक और प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक ही टाइम पे हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। अब यहाँ पे आइए समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हम फोकस कर रहे हैं एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे, जो कि बेस्ड हो आपकी क्वांटम थ्योरी पे। मतलब एक ऐसी थ्योरी जहां पर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल एट क्वांटम लेवल। अब अमूमन जो आपके कंप्यूटर होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं बिट्स की फॉर्म में, और यहाँ पे क्यूबिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है आपकी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये जो आपके क्यूबिट्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं एटम को, आयंस को, फोटॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे जो आपके कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जैसे कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसर, इनमें स्टोर होते हैं ये क्यूबिट्स। अब क्योंकि जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये मल्टीपल स्टेट्स को साइमल्टेनियसली कंटेन कर सकते हैं, तो इस वजह से जो इनका पोटेंशियल है वो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा हो सकता है। आइए समझते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक सिचुएशन है, सिचुएशन का नाम रखते हैं हम एस। इस एस सिचुएशन की दो आउटकम है, एक है 1 और एक है 2। अभी जो 1 आउटकम है इसके आगे प्रोबेबिलिटी बनती है 4 आउटकम्स की, तो इनको नाम देते हैं ए बी सी डी। और यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपके पास आउटकम की 3 प्रोबेबिलिटी बनती है, A1, A2 और A3। अब जो आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते हैं वो पहले फर्स्ट सिचुएशन को जज करेंगे। अब इसके बाद जो आपकी 4 आउटकम्स आ रही हैं इससे, तो वो एक एक करके इन सभी आउटकम को जज करेंगे, और फर्दर इनकी जो आउटकम निकलती रहेगी उनको लीनियर वे में जज करते रहेंगे। बट क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि आप दोनों स्टेट्स को एक साथ जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है उसमें साइमल्टेनियसली कई आपकी इक्वेशंस, मतलब ये ऐसे एक एक करके नहीं वर्क करेगा। जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो एक साथ इन चारों ऑप्शन को जज करेगा और इसकी आउटकम आपके सामने लाके रख देगा। अब मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन डेवलप की है और आप जानना चाहते हैं कि इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर है इससे निकलने वाले सभी संभवताओं को एक जगह पे कैलकुलेट करेगा, और उनसे जो आउटकम निकल के आएगी वो आपके सामने तुरंत ही रख देगा। अब जो आपके क्लासिक कंप्यूटर है वहां पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइनरी यूनिट्स के फॉर्म में होती है और बिट्स के फॉर्म में होती है। या तो वो 0 होती है या वो 1 होती है। बट क्यूबिट्स के केस में वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और एक ही टाइम पे 0 और 1 भी हो सकती है, और इसी को कहा जाता है सुपर पोजीशनिंग। अब ये जो आपकी सुपर पोजीशनिंग है, जहां पर आप एक ही स्टेट को यानी 0 और 1 को एक ही पोजीशन पे मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इससे जो आपके क्वांटम कंप्यूटर है बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, गूगल ने जो क्लेम किया है कि उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया है, तो वो जो आपके ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं वो कई लाख सालों में जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसे वो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर पा रहे हैं। अब जितने ज्यादा आपके पास ये क्यूबिट्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका क्वांटम कंप्यूटर अच्छा काम करेगा। अब बात की जाए जो आपके क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन बिट्स में स्टोर होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, वेयरएज क्वांटम कंप्यूटर में ये एक क्यूबिट दूसरे क्यूबिट के ऊपर इंपैक्ट करती है, तो साइमल्टेनियसली हम वर्क करते हैं सभी क्यूबिट्स पे, जिसकी वजह से हम डिजायर सॉल्यूशन पे पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि एक टाइम पे या तो कैट जिंदा हो सकती है या मरी होती है, बट अगर हम बात करें क्वांटम फिजिक्स में तो एक ही समय पे इस कैट को जिंदा भी देखते हैं और मरा हुआ भी।
अब देखिए इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो इतना कुछ खास तो नहीं हुआ था 2018 से पहले, बट 2018 में जो हमारा दोस्त है यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था क्वेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे हम एक्सप्लोरेट करना चाहते थे क्वांटम कंप्यूटिंग के रिसर्च को। उसके अलावा 2020 के रीसेंट बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। बेसिकली क्वांटम सुपरमेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम बात कर रहे हैं उन डिवाइसेस को जो वर्क करते हैं क्वांटम फिजिक्स पे। इसे पहली बार कॉइन किया था 2011 में जॉन प्रेकेसिल ने। उसके अलावा स्काई मोरा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये गूगल का एक क्वांटम कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि 200 सेकंड में ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है जो आपके अभी के जो सुपर कंप्यूटर है वो 10,000 सालों में करते हैं। और वेराज जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं जो आप और मैं यूज करते हैं, ये तो कई लाख सालों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या क्वांटम फिजिक्स के एप्लीकेशन या क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। देखिए जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी, अगर हम इसे यूज करें, जो हमारा डाटा है वो कहीं ना कहीं हैक प्रूफ हो सकता है। मतलब कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और इसे आप ना केवल मिलिट्री यूज के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट का डाटा है उसको स्टोर करने के लिए भी आप इन कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ चाइना ने अभी रिसेंट टाइम में अचीव भी किया है, जो हमने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक में पढ़ा भी था। उसके अलावा जो आपके रिसर्चर्स हैं उनकी कई प्रॉब्लम्स हैं, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में बहुत टाइम लगा के सॉल्व कर पाते हैं, उसे ये क्वांटम कंप्यूटर्स चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके ब्लैक होल, ग्रेविटी, इन सबसे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको ये जो आपके क्वांटम कंप्यूटर है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि हम वेदर से रिलेटेड प्रेडिक्टेबिलिटी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और जो आपके डिजास्टर्स हैं इनसे इंपैक्ट होने वाले लोगों के बारे में भी हम बहुत तेजी से जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट है, ना केवल इसमें पोस्ट डिजास्टर आपकी हेल्प करने में मदद करेगा, बल्कि जो आपके प्री डिजास्टर फेज है जहां पर आप डिजास्टर को प्रेडिक्ट करते हैं, उस फेज में भी ये हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की। अब जैसा कि आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि कोविड अपने चरम पे है, मतलब एकदम से पीक पे फिर से पहुंच गया है, तो यहाँ पे जो आपकी कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व कर सकता है ये क्वांटम कंप्यूटर। अब ऐसा कैसे? मान लीजिए आपने एक मेडिसिन बनाई, इसका नाम है XYZ। अब इस XYZ मेडिसिन का किस तरह का आउटकम रहेगा, कितना कारगर रहेगी ये, इस सबको आप टेस्ट कर सकते हैं इन क्वांटम कंप्यूटर पे। मतलब जिन कामों को साइंटिस्ट 10-10 साल लगाते हैं उनको कुछ ही दिन में कंप्लीट कर सकता है ये क्वांटम कंप्यूटर। उसके अलावा ऑगमेंटेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कई बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 भी कहते हैं, उसकी फाउंडेशन का काम कर सकता है ये आपके क्वांटम कंप्यूटर। आइए अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जिसकी वजह से अभी एक ड्रीम लगता है आपका क्वांटम कंप्यूटर। देखिए सबसे पहली बात तो, आप जो भी अभी पीसी यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं या टैब यूज कर रहे हैं, उसमें आप एप्लीकेशंस को लॉन्च करते हैं, यानी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए भी हमें ऐसी एप्लीकेशंस को बनाना होगा, बट ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटर इन एप्लीकेशंस के एल्गोरिदम को तो चुटकी भर में सॉल्व करेगा, तो इसके लिए इन एप्लीकेशंस को डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा जो आपके हार्डवेयर है उस एरिया में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आप सिलिकॉन को अगर यूज करते हैं तो वो क्वांटम कंप्यूटर पे तभी वर्क करता है जब उसका टेंपरेचर एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 0 केल्विन। यहाँ पे डिग्री गलत लिखा हुआ है, आप इसे 0 केल्विन समझिए। तो कहीं ना कहीं इस टेंपरेचर को अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है। उसके अलावा सभी वो देश जो इन क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं इजीली ब्रीच कर सकता है ये क्वांटम कंप्यूटर। तो कहीं ना कहीं बाकी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जहां पे जिन देशों में ये टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो लास्ट चैलेंज है कि एक बार मान लीजिए आपने क्वांटम स्टेट अचीव तो कर ली, लेकिन उस क्वांटम स्टेट को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। तो यही कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। आइए अब बात करते हैं क्वांटम डॉट्स के बारे में। अब ये जो क्वांटम डॉट्स हैं, हम इन्हें यूज करते हैं बेसिकली मेडिकल साइंस में। आइए समझते हैं कैसे। बेसिकली ये आपके नैनो पार्टिकल से बने होते हैं और ये नैनो पार्टिकल्स आपके सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड एंड इंडियम आर्सेनाइड। अब ये जो आपके क्वांटम डॉट्स हैं, ये एक तरह के नैनो पार्टिकल्स हैं, तो इनका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब ये जो डायमीटर है ये इतना छोटा होगा जितना 2 नैनोमीटर होता है। उसके अलावा इन क्वांटम डॉट्स के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि आपको सेमीकंडक्टर और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्सॉर्ब और एमिट कर सकते हैं। अब ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने ब्लू लाइट मारी है और यहाँ पे आपको कौन सा कलर मिल रहा है? ये ब्लू तो नहीं है। यहाँ पे जो आपका क्वांटम डॉट है, इसने इस लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है जिस कलर को हमने ट्रांसमिट किया था उससे। तो इसी तरह के आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अलग अलग पार्टिकल के साइज पर। अब इन क्वांटम डॉट से हम नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, जैसे आपकी जो टेलीविजन है या सोलर पैनल्स हैं, हम उनमें इन क्वांटम डॉट्स को यूज कर सकते हैं, जिससे हम आपके टीवी स्क्रीन को और ब्राइटर, लाइटर और एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। जैसे अनमैच्ड आपको कलर प्योरिटी मिलेगी, मतलब जो आप कलर देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट मिलेगा। आपकी जो ब्राइटनेस होगी वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होगी, पावर जो है वो कम यूज होगी, और उसके अलावा आपकी जो आईज हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगी। अब आप सभी ने कई न्यूज आर्टिकल पढ़े होंगे, जैसे लाइट एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल्स किल्ड ऑलमोस्ट 90% ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज। उसके अलावा आपने न्यूज़पेपर में ये भी सुना होगा कि क्या आने वाले समय में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज है, क्या हम उनसे निपट पाएंगे यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जो आपके बैक्टीरिया है ये रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है किसी भी एलिमेंट की। अब रिडक्शन में क्या होता है? हम रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम एनी कंपाउंड, व्हेयरएज ऑक्सीडेशन में हम वहां पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड में। अब जब बहुत सारे क्वांटम डॉट एक साथ एक्साइट होते हैं तो यहां से एक केमिकल निकलता है जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कर सकता है आपके उन रिएक्टिव मेटल्स को जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। अब इससे जो आपके बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है और हम उन्हें मारने में कामयाब होते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है या कोई और बैक्टीरिया है, हम उनको मारने में इससे कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पे ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि जब हम कोई दवाई यूज करते हैं जैसे एंटीबायोटिक, तो उसके कहीं ना कहीं हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं आपकी बॉडी पे। और यहाँ पे अगर हम इन नैनो टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं तो हम इन हार्मफुल इंपैक्ट को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से
आने वाले समय में ये एक एडिड एडवांटेज दे सकता है आपकी ट्रीटमेंट को। इसको हम फुली कवर करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे मेडिकल साइंस के बारे में, जब हम डिजीज से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। आइए अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वर्चुअल क्या होता है। देखिए, जो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है उसे हम कहते हैं वर्चुअल। अब यहाँ पे इसके साथ रियलिटी भी जोड़ दिया है। कहीं ना कहीं हम बात करें एक ऐसी दुनिया की जो देखने में आपको बिल्कुल रियल लगती हो, बट है वो वर्चुअल। मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम कंप्यूटर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बनाते हैं जहां पे आपको ऐसा अपीयर होता है और फील होता है जैसे आप एक रियल इन्वायरमेंट में हैं। अब यहाँ पे इस तरह के इन्वायरमेंट को जनरेट करने के लिए आपको कई तरह की चीजों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे गॉगल्स हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकते हैं या ईयरफोन्स भी हो सकते हैं। अब इनमें सेंसर ऐसे लगे होते हैं जिससे आपके आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे आपको रियलिटी और वर्चुअल में फर्क महसूस नहीं होता। अब इससे बेनिफिट यह है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। ये कहीं ना कहीं एक नया मेथड है जिससे आप इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और उसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, जो कि डायनामिक है और इमीडिएट है। अब बात करें इस वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशन की, तो इसे हम हेल्थ केयर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार कई स्टूडेंट्स को पैनिक होता है या एंजाइटी होती है, तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए हम इस तरह के वर्चुअल रियलिटी उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि उन्हें एक सिचुएशन में डाला जाएगा और वहां पे वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं हम इसको मॉनिटर करेंगे, जिससे हम बेहद उम्दा तरीके से उनका इलाज कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन फील्ड है, इसमें भी आपकी वर्चुअल रियलिटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अब देखिए, अभी तक हम जो भी पढ़ते हैं हम उसे किताबों की फॉर्म में पढ़ते हैं। मतलब आपके सामने एक किताब का पन्ना है, आप उसे पढ़ेंगे बट उसे महसूस नहीं कर सकते। बट अगर हम वर्चुअल रियलिटी को एजुकेशन फील्ड में ले आएंगे तो इससे हम बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसे और ज्यादा इनरिच कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम अप्लाइड साइंस, मैथ्स और सोशल को भी पढ़ा सकेंगे बच्चों को। यहाँ पे आप एक साथ बहुत ज्यादा बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके पास घर बैठे ये ऑप्शन हो कि आप 1857 की म्यूटिनी को खुद महसूस कर सकें, तो क्या ये आपके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होगा? यहाँ पे जो आप फील करेंगे उसको आप जल्दी से भूल नहीं पाएंगे। और इस वर्चुअल रियलिटी में हम इसी तरह के इनरिच एक्सपीरियंस से बच्चों की लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं ना कहीं अपनी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी हिस्टोरिक प्लेस है या म्यूजियम है, उसमें अगर हम वर्चुअल रियलिटी टूर दें तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस है आप उसको और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। और यहाँ से स्प्रेड होगा आपका वर्ड ऑफ माउथ, जिससे आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट मिल सकता है। उसके अलावा बिजनेसेस, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मीडिया, मिलिट्री और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में हम यूज कर सकते हैं इस वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट को। और उसके अलावा अगर मान लीजिए मैंने कोई कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करनी है, तो उसको मैं एक्साइटिंग वे में शेयर कर सकता हूं पब्लिक के साथ बाय यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। अब कहीं ना कहीं इसके लिए आपको एक चीज चाहिएगी, दैट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। और इसीलिए मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जो आपके 5G नेटवर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए बेस का काम करेंगे। आइए अब एक बार हम इस वर्चुअल रियलिटी की ओरिजिनल डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, वर्चुअल का मतलब होता है नियर एंड रियलिटी का मतलब होता है जो हम एज अ ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इन जनरल वर्चुअल रियलिटी का मतलब होगा नियर रियलिटी, एक ऐसी इमेज जो ऑलमोस्ट आपको रियल लगे। अब यहाँ पे जब भी हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं जिससे इंटरेक्ट कर सकते हैं सभी लोग। आइए अब जानते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होती है। अब जब आप रियलिटी के ऊपर एक कंप्यूटर जनरेटेड लेयर को मर्ज कर देते हैं तो इसे कहा जाता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको ये मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे ये आपको उड़ता हुआ डायनासोर या ड्रैगन भी दिख रहा होगा। तो ये जो आपका उड़ता हुआ परिंदा है यहाँ पे, ये सामने आपको रियल वर्ल्ड में तो नहीं दिखता, बट ये यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फोन के कैमरास में दिख रहा है। तो जब आप रियलिटी को ब्लेंड कर देते हैं एक कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर के साथ, इसी को कहा जाता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। हम डिजिटल कंपोनेंट को ब्लेंड करते हैं रियल वर्ल्ड के साथ, जिससे वो इनहांस करते हैं एक दूसरे को ही। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस की। ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट है जो हेल्प करता है डॉक्टर्स की, ताकि वो ऑर्गन्स के आर-पार देख सके और टिश्यूज को ऑपरेट कर सके ढंग से। अब इस एडवांसमेंट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है आपके हेल्थ सेक्टर पे। कैसे? जो यहाँ से आउटकम निकल रही है वो काफी अच्छी निकल रही है, इंप्रूव निकल रही है, और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर। अब ये आउटकम पे कैसे इंपैक्ट कर रही है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, सर्जन आपके ब्लड वेसल्स को लोकेट और रिकनेक्ट करना चाहता है। अब अगर ये रिकनेक्ट ढंग से होते हैं तो इससे पेशेंट की जो आउटकम है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसमें जो आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी है वो काफी हेल्प कर सकती है। अगर आप में से कुछ को अभी भी ऑगमेंटेड रियलिटी को लेके कोई डाउट है तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपके आसपास यकीनन बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे आपकी किताबें, टेबल, बेड, चेयर और अलमीरा। अब ये जो आपके आसपास की चीज है ये है आपकी रियलिटी। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ वर्चुअल चीज को ऐड कर दूं, मतलब एक कंप्यूटर की ऐसी लेयर को ऐड कर दूं जिससे आपको ऐसा लगे कि ये आपकी रियलिटी के साथ मर्ज कर रहा है, यानी ब्लेंड कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपके कमरे में मोबाइल फोन का यूज करके ऐसा दिखा रहा हूं आपको कैमरे के थ्रू कि वहां पे प्रत्यक्ष में गांधी जी खड़े हैं या वहां पे अब्राहम लिंकन खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंस को हम क्या कह देते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। हमारे यूपीएससी पर्पस के हिसाब से हमें सिर्फ इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग की। अब कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आप ऑफिस से आ रहे हैं, आपका एसी अपने आप ऑन हो जाए, या आपके घर का जो गीजर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। उसके अलावा जैसे आपके घर का ओवन है वो अपने आप आपके लिए खाना गर्म कर दे। तो इन सभी चीजों को जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और रिमोटली एक्सेस करते हैं तो इसी को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग। अब सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट क्या है। बेसिकली इंटरनेट एक नेटवर्क है जो आपको बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे हर एक नेटवर्क में थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे दिल्ली। मान लीजिए दिल्ली एक नेटवर्क है, उसके अलावा मुंबई एक नेटवर्क है, चंडीगढ़ एक नेटवर्क है, वाराणसी एक नेटवर्क है और अहमदाबाद एक नेटवर्क है। अब ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ एक पर्सन ही कंप्यूटर को यूज कर रहा है और मुंबई में सिर्फ 2-3 जने। अब यहाँ पे हजारों लाखों यूजर्स होंगे। जब हम इन हजारों लाखों यूजर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, दैट इज इंटरनेट। अब जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो इसे एक्सेस करने के लिए आपके पास एक यूनिक नंबर होता है, जैसे लैपटॉप में इसे कहा जाता है मैक नंबर, जो हर एक पीसी के लिए यूनिक होता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में डीएनए यूनिक होता है, वैसे ही कुछ इस तरह से मैक आपका यूनिक होता है हर एक लैपटॉप, पीसी और मोबाइल डिवाइसेस के लिए।
जैसे मोबाइल की बात की जाए तो वहां पे आपको IMEI नंबर मिलता है, तो लैपटॉप में सेम वर्क करता है आपका मैक। अब ये जो यूनिक एड्रेस है, यही आपके आपस में कम्युनिकेशन के लिए वर्क करता है। अब ये यूनिक एड्रेस मान लीजिए आपके घर की लाइट को, गीजर को और माइक्रोवेव ओवन को, इन सबको भी एलोकेटेड है या एसी को एलोकेटेड है, तो आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। मतलब आप इन ऑब्जेक्ट को स्मार्टफोन या लैपटॉप से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए मैं कैलिफोर्निया में बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर की जो लाइट है उसे ऑन कर सकूं, तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ माउस क्लिक, और इसी को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग। बट यहाँ पे शर्त यह है कि आपके सभी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हो। कहने का मतलब यह है कि जब भी हमें जरूरत हो तो हम इन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन डिवाइसेस में आप सेंसर्स यूज कर सकते हैं और इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं आप इंटरनेट के साथ भी। अब जब आप इन्हें सेंसर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन काफी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि हर रोज सनसेट के बाद मेरे घर की लाइट अपने आप ऑन हो जाए, तो इसके लिए मैं सेंसर यूज कर सकता हूं, जिससे मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि जैसे ही सूर्य अस्त होगा, मतलब आपकी बाहर की जो नेचुरल लाइट है वो डिम होने लगेगी, तो धीरे धीरे जो आर्टिफिशियल लाइट है वो ओवरटेक कर सकती है। अब इससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है आप इसका अंदाजा लगाइए। मान लीजिए एक सिटी है, दिल्ली जैसे एक सिटी है। अब यहाँ पे अगर ये चीजें ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएं तो आप बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं और बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स को भी। अब कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको मैनुअली हम ऑपरेट करते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि वो 1 घंटा एक्स्ट्रा जल जाती है या 2 घंटे, और कई बार ऐसा होता है कि रात को ऑन करना ही भूल गए। अब इस चीज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन है। पहला, आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इन सभी लाइट्स को। वैसे तो आपको फिजिकल जाके इन लाइट्स के स्विच को ऑफ करना होता है, बट आप रिमोटली इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं अगर ये कनेक्टेड है आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। उसके अलावा जो सेंसर्स अगर हम यूज करेंगे लाइट के साथ, तो जैसे ही आपकी लाइट डिम होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही सुबह सनराइज होगा और उसके बाद आपकी लाइट नॉर्मलाइज होगी तो वापस आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम सेव कर सकते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे आप अपने ऑफिस, हॉस्पिटल, सीसीटीवी कैमरास, घर को और सेट टॉप बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में हम इन चीजों को इस्तेमाल करके अपनी मशीन्स को रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसके बैकएंड पे किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसकी फर्दर डिटेल में जाना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कहीं ना कहीं इनकी इंट्रोडक्शन से ना केवल हमारी लाइफ इजी होगी, बल्कि हमारे जो बिजनेस है वो भी ज्यादा इजी हो जाएंगे। आप एक कमांड पे, आप कहीं भी बैठे एक कमांड से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड ही क्यों ना हो। अब मान लीजिए आपकी एक प्रोडक्शन लाइन है, आप शर्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आपकी जो सभी डिवाइसेज हैं आप उन्हें रिमोटली एक्सेस कर सके, आप चाहे कहीं भी बैठे हो। अब इसके लिए आपको अपने मशीन्स को स्मार्ट करना होगा जो कनेक्ट हो सके इंटरनेट से, और फिर आप इन्हें रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे किसी भी लोकेशन से। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है। अब मान लीजिए गेस्ट ने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप उनके रूम के टेंपरेचर को एडजस्ट कर दीजिए। अब आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं आप उनके हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंहांस कर सकते हैं। मान लीजिए एक गेस्ट है जो आया है चेन्नई में। अब चेन्नई में आमूमन गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे गेस्ट चाहते हैं कि उनके आने से 1 घंटा पहले ही आप एसी को ऑन कर दीजिए। अब वो आपको की तो देके जाएंगे नहीं। अब अगर आपका जो एसी है वो इंटरनेट ऑफ थिंग के साथ वर्क करता है, यानी इंटरनेट के थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप इजीली इस टेंपरेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, चाहे हम डेली लाइफ की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, एग्रीकल्चर की, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, स्मार्ट सिटीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब इनको हमें काफी डिटेल में समझना होगा, और जिसके लिए आज का लेक्चर पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कल के आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बारे में, और इंडिया ने क्या एफर्ट्स लिए हैं